Recording in progress. बच्चों भी इस क्वेश्चन को देखो। हमें क्या रखा है, सॉलिड इज मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई। एटम्स ऑफ एक्स आर प्रेजेंट ऑन एवरी ऑल्टरनेट कॉर्नर एंड वन एट द सेंटर ऑफ क्यूब। एक्स सेंटर ऑफ क्यूब में, तो एक एटम तो सेंटर पे है, एंड देयर इज एटम प्रेजेंट एट एवरी ऑल्टरनेट कॉर्नर। मतलब 8 में से 4 कॉर्नर्स पे, 8 में से 4 कॉर्नर्स पे एक्स प्रेजेंट है। तो 4 कॉर्नर्स पे एक्स प्रेजेंट है। हर एक का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का कितना होता है, 1/8। तो ये कितना आ गया बच्चों, 3/2। एक्स कितने हैं, एक्स के इनसाइड द यूनिट सेल कितने एटम्स हैं, 3/2। अब ऐसे ही वाई पे आते हैं। वाई इज प्रेजेंट एट 1/3 ऑफ द टोटल फेसेस। टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? 6 में से 1/3 पे है। ओके गाइस, 6 फेस सेंटर्स में से 1/3 पे है। मतलब कितने फेस सेंटर पे है, बेसिकली 2 फेस सेंटर पे वाई प्रेजेंट है। और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बच्चों, हाफ। समझ में आया नहीं आया? मैं इसे ऐसे लिखता हूँ। बेसिकली 2 फेस सेंटर पे वाई है, 1/3 ऑफ द फेस सेंटर दे रखा है ना बच्चों। तो 2 फेस सेंटर पे वाई है और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो x के हैं 3/2, y है 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। x 3/2, y 1, और वी कैन राइट दैट डाउन एज x 3y2। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं। M1 M2 मेटल आयन है, ऑक्साइड आयन है। ऑक्साइड फॉर्म CCP लैटिस। मतलब O के कितने एटम हो गए बच्चों, आयन्स हो गए 4। CCP बना रहे हैं ना बच्चों, CCP मतलब बेसिकली FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो O2 माइनस के 4 हैं। M1 इज प्रेजेंट इन 50% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड। ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड CCP में कितने होते हैं या FCC में कितने होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड, 4। 50% इज ऑक्यूपाइड। मतलब M1 के कितने हैं हमारे पास, 2 आए। 50% इज ऑक्यूपाइड ना, ऐसे लिखो 1/2 इंटू 4। कितने ऑक्यूपाइड है, मतलब कितने M1 आयन्स हैं इनसाइड द यूनिट सेल, 2। अब आते हैं M2 पे। M2 ऑक्यूपाइज 12.5%, मतलब 12.5/100 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स। टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स कितने होते हैं इनसाइड FCC, 8। तो बेसिकली हमारे पास M1 के 2 हैं, M2 का 1 है और ऑक्सीजन के 4 हैं। मतलब हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा M12, इसको ऐसे लिखता हूँ, M1 के 2, M2 का 1 और O4। ये हमारे पास है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमें पूछा गया ऑक्सीडेशन नंबर M1 और M2 के क्या हो सकते हैं। वैसे ऑप्शन दी होती तो बेटर होता। आइडिया इज टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। O के ऊपर चार्ज कितना होगा, 4 O हैं, एक O पे चार्ज 2 माइनस है, तो 4 O पे कितना हो गया, -8। तो ये जो M1 के 2 एटम और M2 का 1 एटम, इस पूरे पे चार्ज क्या होना चाहिए, +8। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑक्सीजन पे चार्ज इज -8, तो M1 के 2 और M2 के 1 एटम पे कंबाइंड चार्ज शुड बी +8। जैसे ऑप्शन क्या हो सकती है, M1 पे हो सकता है चार्ज 2+ हो और M2 पे चार्ज हो सकता है 4+ हो। अगर ये चार्जेस हैं तो हमारा M1 के 2 और M2 का 1 से नेट चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों, +8। समझ में आया नहीं आया? अगर ये चार्जेस हैं तो हमारा नेट पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, +8। M1 के हमारे पास 2 थे, M2 का हमारे पास 1 था, और हमारा जो नेट चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज, दैट इज +8। O का -8 था, हमें पता है O के 4 दे रखे हैं ना बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? सो these charges are one of the options that might be correct, कि M1 पे चार्ज +2 और M2 पे चार्ज +4। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। 10 ml
of 1 millimolar solution forms a monolayer covering 0.24 centimeter square on a polar substrate. And if the polar head is approximated as a cube, what is the edge length? Guys, एक चीज देखो, ये 1 मिलीमोलर का मतलब है 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन है. ओके, इसको एक और तरीके बोला जा सकता है 10⁻³ मोल्स सॉल्यूट है इन 1 लीटर सॉल्यूशन. अब हमने 1 लीटर नहीं लिया, हमने कितना लिया 10 ml, तो उसमें कितने मोल सॉल्यूट होगा? अगर 10⁻³ इतना मोल होता है 1 लीटर में, तो 10 ml में कितना होगा? इतना मोल सॉल्यूट होगा. ठीक है ना बच्चों? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने होंगे? Na से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमें कहा गया है दैट द पोलर हैज इट इज अप्रोक्सीमेटेड एज अ क्यूब. मतलब ये जो हमारा पार्टिकल है इसको अज्यूम करो एज अ क्यूब बच्चों. ठीक है ना गाइस? अभी जो क्यूब है, क्यूब ऐसे देखो, ये हमारा क्यूब हो गया, ये हमारा क्यूब हो गया. इसका ये एरिया कितना होगा? दिस एरिया विल बी ए स्क्वायर. हाँ है ना बच्चों? एज लेंथ इज ए, क्यूब बता रखा है ना बच्चों. वी आर टोल्ड दैट इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ क्यूब. तो एज लेंथ ए है. तो डू यू रियलाइज कि दीज वर द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और हर सॉल्यूट पार्टिकल इज ऑक्यूपाइंग अ एरिया, बेस एरिया, मतलब बेस का जो एरिया है दैट विल बी व्हाट? ए स्क्वायर. हाँ है ना बच्चों? मैंने अभी बनाया था, समझ में आया नहीं आया? ये जो हमारा क्यूब मैंने बनाया था उसमें जो शेडेड एरिया था दैट इज ए स्क्वायर. एक क्यूब में एरिया वाज ए स्क्वायर. और हमारे पास कितने सॉल्यूट पार्टिकल थे, कितने क्यूब थे? इतने बच्चों. तो नेट एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सॉल्यूट पार्टिकल्स वो इतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? फिर से समझो गाइस, इतना जो पार्ट है ये बता रहा है, क्या बता रहा है बच्चों? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. और हर सॉल्यूट पार्टिकल का जो बेस का एरिया है वो क्या है? ए स्क्वायर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इतने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं और हर एक का बेस का जो एरिया है वो है ए स्क्वायर. नो दिस इज द टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द बेस बच्चों. और ये एरिया टोटल ऑक्यूपाइड कितना है? ये जो लेयर हमने बनाई है, जो कवर किया है सॉल्यूट से, हाउ मच एरिया इज इट कवरिंग? 0.24. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इतने हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स थे और हर सॉल्यूट पार्टिकल कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है? ए स्क्वायर एरिया पर पार्टिकल. और नेट एरिया कितना कवर करना है ये सारे? दैट इज 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहां से जो ए आएगा वो किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा. दैट इज द एज लेंथ, दैट इज द एज लेंथ. वो जो हमारा क्यूब है उसकी एज लेंथ हमें पूछी गई है, ए पूछा गया है. नेक्स्ट पे आते हैं. 0.27 ग्राम ऑफ फैटी एसिड इज डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हेक्सेन. उसका 10 ml लिया and it was added to the surface of water in a round watch glass. हेक्सेन उड़ गया, मतलब सिर्फ क्या बचा? सॉल्यूट बचा. and a monolayer is formed. The distance from the edge to the center of the watch glass is 10 centimeter. What is the height of monolayer? बच्चों ऐसे देखो, ये हमारा वॉच ग्लास है. इसका जो रेडियस है वो हमें कितना दे रखा है बच्चों? हमें कहा गया ना सेंटर से एज का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर. अब ये हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर है. 1 सेकेंड बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? इस टाइप का है. ये हमारा क्या है? वॉच ग्लास. अब देखते जाओ गाइस कैसे सॉल्व करेंगे. हम कहेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब में फैटी एसिड कितना था? 0.27 ग्राम.
तो 10 ml में कितना ग्राम फैटी एसिड होगा? अगर 100 ml में 100 सेंटीमीटर क्यूब में 0.27 ग्राम फैटी एसिड है तो 10 ml में कितना होगा? 10/100। इतना ग्राम फैटी एसिड होगा, इतना ग्राम फैटी एसिड होगा इन 10 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? अब हमें डेंसिटी दे रखी है फैटी एसिड की, ये जो भी मैंने निकाला है ब्रैकेट में, दिस इज द मास ऑफ फैटी एसिड। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फैटी एसिड? डेंसिटी दे रखा है तो मास बाय डेंसिटी करेंगे, हमारा वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, एक तरीके से सोचा जाए तो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस वाज मास ऑफ सॉल्यूट, मास बाय डेंसिटी विल गिव अस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और ये सॉल्यूट पार्टिकल्स यहां पे एक मोनोलेयर बनाए बैठे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये जो हमारा सॉल्यूट है ये हमारा मोनोलेयर बनाए बैठा है, किसके ऊपर? वॉच ग्लास पे। समझ आया नहीं आया? दिस वॉज द वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड एंड इट इज फॉर्मिंग अ मोनोलेयर ऑन द वॉच ग्लास। तो गाइस हमें पूछा गया व्हाट इज द हाइट ऑफ मोनोलेयर। गाइस पहले एक काम करें, मतलब ये जो फैटी एसिड की ये जो वॉल्यूम है ये बेसिकली ये वॉल्यूम है बच्चों, दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? दिस इज द वॉल्यूम, जहां पे हाइट ये h है, ये क्या हो गया बच्चों? दिस इज द हाइट h। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? दिस वॉज द वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड दिस, और ये वॉल्यूम वॉच ग्लास के ऊपर h हाइट जनरेट कर रहा है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं πr² h बच्चों, वेयर r इज 10 सेंटीमीटर। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं गाइस? ये जो हमारी मोनो लेयर बनी ये बेसिकली दिस इज द वॉल्यूम, दिस होल इज द वॉल्यूम बच्चों ऑक्यूपाइड बाय फैटी एसिड। तो मैंने इसे πr² h कर दिया। क्लियर हो गया? सो यू विल गेट योर आंसर ऑफ हाइट। व्हाट इज द हाइट ऑफ द मोनो लेयर? फाइन बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। हमें क्या आ गया है? दो सॉलिड है 1 and 2। ओके, रेडियस ऑफ एटम बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, मतलब मैं कह सकता हूं आर ऑफ बी इज 2 times आर ऑफ ए। और जो एज लेंथ पहले सॉलिड में है उसका 1.5 times इज द एज लेंथ इन द सेकेंड वन। मतलब इसकी एज लेंथ ए है तो इसकी कितनी है? 1.5 ए। क्लियर है बच्चों? इसका यूज होगा क्या, चेक करते हैं। ओके, अभी तक ये समझ में आया नहीं आया? रेडियस ऑफ बी इज 2 times रेडियस ऑफ ए। पैकिंग एफिशिएंसी पूछा गया है। पैकिंग एफिशिएंसी को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, सॉलिड 2 की हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। इट बी 4/3 पाई, तुम्हें दिख रहा है बी का एक एटम प्रेजेंट है तो मैं दिस इज अ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय योर बी। हाँ है ना? दिस इज अ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम बी। ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, सारे कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1, नेट कॉन्ट्रीब्यूशन 1 आता है। तो ये चीज समझ आई नहीं आई? 4/3 पाई आर बी क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम बी, दिस इज द नेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द ए प्रेजेंट एट कॉर्नर्स बाय ए क्यूब इनटू 100। दैट शुड गिव अस द परसेंटेज। बिजली पैकिंग एफिशिएंसी हमें मिल जानी चाहिए यहां से। अब गाइस एक चीज, आरबी और आरए के बीच में हमें रिलेशन पता है। अब हमें आरबी या आरए का रिलेशन एक और चाहिए, किसके साथ? ए के साथ। हमारा बी इन टर्म्स ऑफ ए लिख सकते हैं। अगर हम ए को भी इन टर्म्स ऑफ ए लिख दें, आरए, ए को भी इन टर्म्स ऑफ आरए लिख दें तो वी कैन गेट अवर एक्चुअल आंसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आरबी को हमने आरए की टर्म्स में लिख दिया, अगर हम ए को भी आरए की टर्म्स में लिख दें तो हमारा काम डन है। समझ में आया नहीं आया? हमें ए को भी आरए की टर्म्स में लिखना है। अच्छा बच्चों एक चीज देखो पहले, बिफोर वी गो ऑन टू द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, लेट अस सी वन थिंग। अगर हमारा यहां पे बी के बजाय क्या होता? ए होता, तो ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बन गया होता। अब हमने बी का साइज रख दिया बड़ा ए से, इसका मतलब डू यू रियलाइज और नॉट, ये जो कॉर्नर एटम्स है दे विल नॉट बी टचिंग ईच अदर। हाँ है ना बच्चों?
ये जो कॉर्नर एटम्स है दे विल स्टॉप टचिंग वन अनदर। इनफैक्ट हमारा जो बी है क्योंकि उसका बड़ा साइज है, ये एक तरीके से स्ट्रक्चर को थोड़ा खोल देगा। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? ये जो बी है ये स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, थोड़ा सा खोल देगा। आइडिया इज ये जो कॉर्नर के एटम जो टच कर रहे होते थे ए के, नाउ दे आर नो लॉन्गर टचिंग ईच अदर। तो यहां पे अब रिलेशन क्या होगा, रिलेशन ये होगा कि बी विल बी टचिंग ऑल द 8 कॉर्नर एटम्स बट द 8 कॉर्नर एटम्स आर नॉट टचिंग ईच अदर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? B is touching all the 8 corner atoms but the corner atoms are not touching each other। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा यहाँ पे, हम कहेंगे 2RA, क्योंकि हमारा B A को टच कर रहा है, A आपस में टच नहीं कर रहा। तो डू यू रियलाइज और नॉट दिस रिलेशन विल होल्ड ट्रू? बताओ, ध्यान से देखो, मैंने एक बॉडी डायगोनल उठाया है। मैंने क्या उठाया है बच्चों, एक बॉडी डायगोनल उठाया है। ये RA हुआ, ये एक और RA हुआ, और ये 2RB हुआ, विल बी इक्वल टू √3A। समझ आया नहीं आया बच्चों? अब RB को RA के टर्म्स में लिख सकते हो और A को भी RB RA के टर्म्स में लिख सकते हो। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? कि हमारा RB की जगह मैं डाल सकता हूँ 2RA, और A की जगह अगर मैं RA के टर्म्स में लिखूँ, यहाँ पे RB को लिख दो 2RA, तो ये आ जाएगा 6RA इक्वल टू √3A। इस A को भी हमने RA के टर्म्स में लिख दिया। यू विल रियलाइज यू विल गेट अ एक्चुअल आंसर, मतलब जैसे 40, 50, 60, 80, 90%, मतलब आइडिया यू विल नॉट गेट अ एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ R, यू विल गेट अ एक्चुअल आंसर। न्यूमेरिकली तुम्हारी एक वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर और नॉट गाइस? एंड दैट विल बी योर एक्चुअल पैकिंग एफिशिएंसी इन सॉलिड 2। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं। Radius of the largest sphere which fits properly at the center of the edge of a body centered unit cell। हमें A के टर्म से आंसर चाहिए। एज लेंथ इज A, तो हमें क्या पूछा गया है, पहले दे रखा है वी आर गिवन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब हो गया 4R इक्वल टू √3A। ये चीज समझ में आई नहीं आई, पहले ये बताओ। दिस इज वन थिंग। मैं एक काम करता हूँ, इस R को कैपिटल R मान लेता हूँ। क्लियर हो गई ये चीज? ये है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है तो 4R इक्वल टू √3A। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के एज के सेंटर पे हमने एक एटम रख दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के एज सेंटर पे हमने एटम रख दिया। ऐसा हमने कोई केस देखा नहीं है पहले, लेकिन हमने रख दिया तो परफेक्टली फिट कर रहा है। इट इज फिटिंग प्रॉपरली एट द सेंटर ऑफ द एज। अब अगर वो ये एज मानो, यहां पे हमारे पास 2 एटम है कैपिटल R के, और एज के सेंटर पे हमने एक छोटा एटम रख दिया रेडियस स्मॉल r का। तो डू यू रियलाइज 2R प्लस 2R शुड बी इक्वल टू A बच्चों? होगा नहीं होगा गाइस? ये चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? हमें निकालना था वैल्यू ऑफ R इन टर्म्स ऑफ A। आई थिंक तुम इजीली निकाल सकते हो। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो बच्चों? बताओ। इस कैपिटल R को A के टर्म्स में लिख दिया और स्मॉल r इन टर्म्स ऑफ A आ जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट पे आते हैं। A2B3 as HCP lattice, which atom forms HCP lattice and what is the fraction of tetrahedral bonds occupied by the other atom? बच्चों एक HCP बना रहा है और दूसरा टेट्राहेड्रल वॉर्ड में जा रहा है। तो गाइज हमें नहीं पता कि कौन सा लैटिस बना रहा है और कौन सा वॉर्ड में जा रहा है। तो हमारे पास 2 आंसर हो सकते हैं। लेट A फॉर्म HCP, मतलब A के कितने हो गए 6। A के कितने एटम्स हैं 6 बच्चों। अब A2B3 है, मतलब 2 A होते हैं तो 3 B होते हैं, राइट? तो 6 A होंगे तो कितने B आने वाले हैं बच्चों? 2 A का मतलब 3 B, तो 6 A का मतलब 9 B बच्चों। There should be 9 B atoms inside the HCP lattice। 9 B atoms inside the HCP lattice। और ये जो B है ये किस में जा रहा है बच्चों? B जा रहा है टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स में।
AHCP बना रहा है, ये मैंने अज्यूम किया है, सो B मस्ट बी गोइंग इनटू द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। हमें पता है 9 B एटम्स आर इनसाइड द HCP यूनिट सेल। टोटल मैक्सिमम कितने B एटम्स हो सकते हैं इनसाइड द यूनिट सेल? HCP यूनिट सेल में टोटल B कितने हो सकते हैं? B इज गोइंग इनटू द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स HCP में कितने होते हैं? 12। 6 एटम फॉर्म लैटिस, 6 ऑक्टाहेड्रल वर्ड और 12 टेट्राहेड्रल वर्ड्स। हमने कहा B के 9 एटम्स हैं, राइट? There are 9 B atoms out of the total 12 tetrahedral words available in the unit cell. समझ में आया नहीं आया बच्चों? फिर से बताता हूं, AHCP बना रहा है, ये मैंने अज्यूम किया है, तो इसका मतलब A के कितने एटम्स होंगे इनसाइड द यूनिट सेल? 6। और अगर A 6 है तो B शुड बी 9, ये हमने फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड से आइडेंटिफाई कर लिया। क्लियर है बच्चों? B शुड बी 9। अब हमारी चीज क्या आ रही है? ये जो 9 B एटम्स हैं, they are occupying 9 tetrahedral words out of the total 12 tetrahedral words which are inside the unit cell, HCP unit cell. समझ आया नहीं आया बच्चों? तो कितने tetrahedral words actually occupied है? 9/12 या हम कहेंगे 3/4, 3/4 of the tetrahedral words are occupied. That is one answer. इतने tetrahedral words are occupied by B कि AHCP बना रहा होगा और 3/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड बाय B। अब आते हैं दूसरा केस, लेट B फॉर्म HCP। B HCP बना रहे हैं, मतलब B के कितने हैं बच्चों हमारे पास? 6। और अगर B 6 है तो A कितने होनी चाहिए बच्चों? B 6 है तो A शुड बी 4। 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड बेसिकली, क्योंकि हमने कहा था ना एक HCP बना रहा है, दूसरा इज प्रेजेंट इन द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। 4 एक ही एटम्स होनी चाहिए इनसाइड द यूनिट सेल, इसका मतलब 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स मस्ट बी ऑक्यूपाइड आउट ऑफ द टोटल 12 टेट्राहेड्रल वर्ड्स अवेलेबल। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? 4 टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाइड है आउट ऑफ द टोटल 12 टेट्राहेड्रल वर्ड्स विच आर अवेलेबल। मतलब हम कह सकते हैं 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड बाय विच एटम बच्चों? बाय A। तो ये आंसर हो सकता है कि A forms HCP, in that case 3/4 tetrahedral words are occupied, 3/4 of the tetrahedral words are occupied by B। और अगर B HCP बना रहा है then 1/3 of the tetrahedral words are occupied by A। ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर हो गया बच्चों? वेल दैट इज नाइस।